नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। कहते हैं कि भाग्य का लेखा कभी काटा नहीं जा सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होके रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये चीज किसी को पता नहीं होता है कि किसके साथ क्या होने वाला है और कब होने वाला है। इंसान अपना कर्म करता ही रहता है। ऐसे ही एक कहानी आई है बिहार से। जिन्होंने एक कहानी बताई है उनका नाम द्विवेदी है। वो कहते हैं कि हमको लोग द्विवेदी ही नाम से पुकारते हैं। जात के द्विवेदी नहीं हैं, जैसे द्विवेदी पंडित में आते हैं, उनका नाम ही द्विवेदी है। और कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, आवारागर्दी जैसा घूमता रहता था। बस घर पे खाना खाना और घूमना, खाना खाना घूमना। हमारे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। उनका कहना था कि हमारे मम्मी पापा कहते थे कि अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी, घर में रोटी कैसे चलेगी, और जो तेरी शादी है वो तेरी शादी कैसे होगी, तू आवारा जैसे घूमता रहता है। गांव वाले तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जब तक उनके मम्मी डैडी उनको समझाते थे तब तक तो उनको समझ में आता था, लेकिन जब वो कहावत है ना कि रात गई तो बात गई, वही हाल इनका होता था। जब तक सुनते थे तब तक इनको अफसोस होता था कि हमारे मम्मी डैडी, हमारे पिताजी सब का बात सही कह रहे हैं। लेकिन उतने ही देर तक, उसके बाद इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वही रोज वाला रूटीन था। इधर उधर आना जाना, खाना पीना, घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ रहना, किसी काम से मतलब नहीं होता था। और द्विवेदी जी का कहना है कि उस समय इनके गांव में चोरी भी बहुत होती। ये तो हो गई घर गृहस्थी की बात। अब चलते हैं सीधे कहानी पे, द्विवेदी जी की कहानी पे। द्विवेदी जी का कहना है कि ये घटना जो हमारे साथ घटी थी 1998 में घटी थी। सारी दुनिया बाढ़ के कारण तबाह थी। हर जगह बाढ़ ही सता रही थी। और उसी समय की बात है, बाढ़ के 2-3 महीने के बाद वो अपने गांव में ही रहते थे और आवारागर्दी करते थे। कहते हैं कि एक दिन की बात है, हमारे गांव में चोर आ जाते हैं। रात के तकरीबन 2-3 बजे या 12 बजे का टाइम रहा होगा। उस समय पता नहीं, कोई टाइम का ध्यान नहीं दिया था, किसी के पास घड़ी था नहीं था ये पता नहीं है, लेकिन रात काफी हो गया था और चोरी करने के लिए चोर गांव में घुस गए थे। लेकिन किसी तरीके से किसी घर में अगर चोरी करने घुसे थे तो उनके घर वालों को पता चल गया था। और पता है चलते ही उन लोगों ने शोर मचाया कि चोर चोर चोर, हमारे घर में चोर आ गया है। अब गांव की बात होती है, सारे गांव वाले जैसे जैसे जिनके कान में ये बात पहुंची, वो अपना लाठी डंडा टार्च लेकर के चारों तरफ से इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ने के लिए इधर उधर घूमने लगे कि किधर गया किधर गया। लेकिन रात थी, दिन तो था नहीं कि साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। वो भी अंधेरी रात थी, बरसात का टाइम था, कभी चांद निकलता था, कभी छुप जाता था बादलों के बीच में। सभी लोग अपने अपने हिसाब से लाठी डंडा लेकर के और टॉर्च लेकर के इधर उधर घूमने लगे। जिसको जहाँ जाना था वो उधर ही देख रहा था। मैं भी एक तरफ चला गया। जहाँ एक तरफ मैं गया था वहाँ एक बहुत पुराना मकान था और वो खंडहर जैसा बना था, उसमें कोई रहता वहता नहीं था। गांव वाले कहते थे कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था और ना ही उन पे यकीन रखता था। मैं उसी खंडहर में चला गया। मैं बोला जो चोर होते हैं वहीं छुपते हैं जहाँ लोग डरते हैं। इसी कारण मैं उस खंडहर के में चला गया। जब मैं अंदर जाता हूँ तो बिल्कुल सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी और कुछ अजीब ढंग का आवाज आ रहा था, जैसे कि कोई गीदड़ रो रहा है। लेकिन इतना तेज आवाज नहीं था, बहुत मध्यम आवाज था और बिल्कुल शांति जैसा था, कभी आवाज आती कभी नहीं आती। मैं धीरे धीरे करके उस खंडहर के अंदर चलता ही जा रहा था और हमारे हाथ में टॉर्च था और एक डंडा था। डंडे के सहारे झाड़ियों को हटाता था और टॉर्च से देख लेता था कि अंदर कोई है तो नहीं। मैं धीरे धीरे अंदर गया और एक कमरे के अंदर दरवाजा खोला जो बिल्कुल जाम था। मैं सोचा हो सकता है कि चोर अंदर घुस के और इस दरवाजे को बंद कर दिए होंगे। मैं दरवाजा खोल के अंदर चला गया और जाते ही उस कमरे में इतना अंधेरा हो गया
कि मेरा टॉर्च भी काम करना बंद हो गया, जैसे उसकी बैटरी ही खत्म हो गई। फिर मैं जो डंडा अपने हाथ में ले रखा था, उस डंडे को इधर उधर घुमाता हूँ, भांजता हूँ, ताकि अगर कोई चोर होगा उसको लगेगा तो दर्द के मारे वो चीखेगा। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, कोई आवाज नहीं हुआ, किसी के ऊपर मेरा डंडा टच नहीं हुआ। जैसे मैं हवा में चला रहा था वैसे ही हवा में मेरा डंडा इधर उधर जा रहा था। अगर किसी को लगता तो मुझे भी पता लगता कि डंडा इस जगह पर रुका हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं घुमाता घुमाता इधर उधर, मतलब अब उस कमरे में चारों तरफ घुमा के देख लिया, बस दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे अपने आगोश में भर लिया हो, लेकिन उस समय भी उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। मुझे दोनों हाथों से अपने बाजुओं में भर लिया हो और उठाकर इधर उधर घुमा रहा है, जैसे जैसे फिल्मी गानों में नहीं घुमाते उसी तरीके से मुझे घुमा रहा था। और घुमाते घुमाते मुझे ऐसे अचानक छोड़ा कि मैं कम से कम 2-3 फीट आगे जाके गिरा और मारे दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। लेकिन मेरा टॉर्च जल नहीं रहा था। मैं टॉर्च को जलाने की बहुत कोशिश कर रहा था और मुंह से आवाज निकल रहा था, तुम हो कौन और मुझे इस तरफ मार क्यों रहे हो? लेकिन मुझे एक शक ये भी था कि कहीं कोई चोर है और उस चोर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि मैं जब डंडा घुमा रहा था उस कमरे में, हवा में अंधेरा था, ना वो मुझे देख सकता था ना मैं उसे देख सकता था। लेकिन डंडा तो किसी को लगा नहीं और उस अंधेरे में मुझे ये पकड़ कैसे लिया? ये चीज़ सोचकर मेरे मन में अब डर बैठ गया। मैं सोचा कि लगता है कि खंडहर जो है, लोग कहते हैं गाँव वाले कि इसमें भूत प्रेत का वास है, तो हो सकता है इसमें भूत प्रेत का ही वास है। हो न हो ये कोई भूत प्रेत का ही काम है और ऐसा काम भूत प्रेत ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई भूत इतनी ठंडी हाथ में जो पीछे से पकड़ा था, वो भी बिल्कुल ठंडा था। ऐसा ही सोचना था कि जैसे लग रहा था कि उसने मेरे मन की बात को ही जान लिया। और अचानक एक बहुत सुरीली आवाज में हंसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की बहुत ही मीठी आवाज में हंस रही हो। ये सुनकर मैं डर गया और मैं उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई आवाज नहीं आया। वो बस हंसती ही जा रही थी और हंसते हंसते थोड़ी देर में रोना शुरू कर दिया। और उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं उसकी बात सुनकर एकदम बिल्कुल अवाक रह गया, इतना डर गया कि मैं ये सोच रहा था कि मदद तो मुझे मांगना चाहिए कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो ये मुझे कैसे कह रही है कि तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मैं बड़ी देर तक सोचता रहा, बोला नहीं। फिर आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब मैं डरते हुए आवाज में बोला, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद यहाँ फंसा हुआ हूँ। तब वो औरत, चाहे लड़की लगा लीजिए, वो बोलती है कि तुम फंसे नहीं हो, तुम तो सुबह होते ही यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि मैं कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं हूँ, किसी को डराती नहीं हूँ, किसी को परेशान नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं यहाँ घूमती रहती हूँ तो गांव वाले मुझे देख लेते हैं, लेकिन मैं किसी का आज तक नुकसान नहीं की हूँ। मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो? तब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ? मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं और ना ही कोई बाबा सोखा ओझा हूँ जो मैं आपको यहाँ से आज़ाद कर सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुम मुझे आज़ाद करा दो, मैं तुम्हें बहुत ही धन दौलत दे दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ और मैं तुम्हें धनवान बना के ही छोड़ूंगी। मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें बहुत धन दे दूंगी और जाने के बाद भी दे दूंगी। जो तुम्हारे माँ बाप ताना मारते हैं, तुमको खड़ी खोटी सुनाते हैं कि ये है वो है ऐसे है, तुम्हें फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा। तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे, लेकिन शर्त मेरी इतनी है कि मुझे आज़ाद कराओगे तब। अगर आज़ाद नहीं कराए तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या तुम मुझे आज़ाद कराओगे? तब मैं कहता हूँ कि हाँ, तुम्हें आज़ाद करा दूंगा, लेकिन तुम जैसे कहोगी वैसे ही कराऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कोई तांत्रिक सोखा ओझा नहीं हूँ। बस तुम जैसे बताओगी उसी तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है।
ये क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है भूत प्रेत। मैं तो मानता नहीं था लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं तो देखा भी नहीं हूँ। वो लड़की कहती मुझे देखना चाहते हो? तब मैं कहता हूँ देखना तो चाहता हूँ लेकिन इस अंधेरे में दिखाई कहाँ देगा। तब वो कहती तुम इसकी चिंता मत करो। और फिर अचानक धीरे धीरे रोशनी होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे कोई 0 वाट का लाल बल्ब जल रहा हो, मध्यम मध्यम रोशनी। और उस लाल रोशनी में वो चुड़ैल और भी लालिमा बिखेर रही थी। उसके ओठ बिल्कुल लाल सुर्ख जैसे दिखाई दे रहे थे, गाल भी बिल्कुल लाल सुर्ख दिखाई दे रहे थे। और उसके काले काले बाल मानो सूर्य की किरणों से जैसे लालिमा निकलती है उसी तरीके से चमक रही थी। और उसके कपड़े भी बिल्कुल सफ़ेद थे लेकिन उस लाल रोशनी में उस पे भी लाली छाई हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि चुड़ैल भी इतनी खूबसूरत होती हैं। तब मैं उससे कहता हूँ कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम तो लगती ही नहीं चुड़ैल हो। तब वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे सामने चुड़ैल रूप में आऊँगी तो तुम डर जाओगे, इसलिए ये मेरा बदला हुआ रूप है। ये बोलते हुए वो मेरे पास आकर मेरे करीब बैठ जाती है। ज़्यादा सट के तो नहीं बैठी थी, कुछ दूरियाँ थी और मैं भी जहाँ उठा के फेंकी थी मुझे वहीं का बैठा ही रह गया था। तो उसी कोने में जाकर थोड़ी सी दूरी छोड़कर मेरे सामने बैठ जाती है बगल में और कहने लगती है कि हाँ अब बताओ मेरा काम करोगे कि नहीं करोगे। अब जैसे ही मैं उसको देखा था तो मैं तो उसके आगोश में ही चला गया था। मेरा मन जो वो कह रही थी वही करने को उतावला हो रहा था। मैं हाँ बोल दिया कि हाँ मैं करूँगा। तब वो कहती है कि चलो ठीक है। अब ऐसे ही तुम मेरे पास यहाँ पर रोज आते रहना। जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना है। मैं बोला कि नहीं मैं रोज नहीं आ सकता। अगर मैं रोज आऊँगा तो हो सकता है कि तुम मुझे मार डालो। तब वो कहती है कि अगर मारना होता तो आज ही मैं तुम्हें मार देती, लेकिन मैं किसी को मारती नहीं हूँ। मुझे यहाँ से मुक्ति पाना है। मैं यहाँ इस खंडहर में रह रह के ऊब गई हूँ, मुझे भी बाहर की दुनिया देखना है। तब मैं कहता हूँ कि तुम तो एक चुड़ैल हो, कहीं भी आ जा सकती हो। तुम यहाँ कैसे बंध के रह रही हो? तुम्हारे पीछे का राज क्या है? तब वो कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, चलो किसी दिन और सुनाऊंगी। और आज का टाइम खत्म हो गया, सुबह होने वाली है। अब तुम अपने घर जाओ और कल आना तो मैं इसकी आगे की कहानी तुम्हें बताऊंगी। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं कि तुम किससे मिल के आए हो और क्या करके आए हो। अगर किसी को बताए तो तुम्हारे साथ हो सकता है कि बुरा होवे। मैं तो नहीं करूँगी लेकिन हो सकता है कि हो जाए। इसलिए ये बात किसी को बताना नहीं और अपने तक रखना। अब जाओ यहाँ से और अगले दिन आना। और मैं उस खंडहर से किसी तरीके से अपने घर आ जाता हूँ और घर आने के बाद सो जाता हूँ, लेकिन नींद कहाँ आती है। मैं बिस्तर पर इधर-उधर करवटें बदल रहा था और उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। एक तरफ तो मैं ये सोच रहा था कि वो चुड़ैल है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे दिल में ये आ रहा था कि चुड़ैल तो है लेकिन कितनी खूबसूरत है और काश वो साधारण लड़की होती तो मैं उसके साथ शादी कर लेता। लेकिन वो चुड़ैल है, ऐसा नहीं हो सकता। यही चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी और धीरे-धीरे नहीं कराओगे? क्या मैं यहीं फँसी रहूँगी? ये सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और मैं अचानक अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। उठकर बैठते ही मैं उसके बारे में तो सोच ही रहा था, मैं धीरे से अपना चप्पल डाला और एक डंडा लिया और उस खंडहर की तरफ चल दिया। जब मैं खंडहर में पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ मध्यम-मध्यम रोशनी जल रही है। मैं उस रोशनी को सोर्स को पकड़कर मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो वहाँ देखता हूँ कि जब मैं अंदर पहुँचता हूँ तो देख के हैरान रह जाता हूँ। उस कमरे की तो आज हालत ही बदल चुकी है। वो कमरा ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो अभी नवा-नवा ही बनाया गया हो। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी दीवारें अभी-अभी पेंट हुई हों और वहाँ पर बेड भी लगा हुआ था, सोफ़ा भी लगा हुआ था, बैठने का हर तरफ बढ़िया-बढ़िया सुविधा था।
मुझे नहीं लग रहा था कि ये वही खंडहर है जहाँ मैं कल आया था। तब उस बेड पर बैठी हुई वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि आ गए न तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं उसको देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया, जैसे लग रहा था कि वो कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा है, इतनी सुंदर वो दिखाई दे रही थी। मैं आज तक इतनी सुंदर औरत या लड़की मैं किसी को कभी नहीं देखा था। मैं उसको घूरता ही जा रहा था, तब वो मुझे बोलती है कि क्या इसके पहले कभी तुमने लड़की नहीं देखा है क्या? तब मैं अपना नज़र नीची करके उससे बोला कि कल तो यहाँ बिल्कुल खंडहर जैसा था, आज ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया? तब वो लड़की कहती है कि नहीं, परिवर्तन नहीं हो गया, कल तुम अचानक आए थे और मैं आज तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो तुम्हारे स्वागत के लिए ये सब ठीक है कि नहीं है, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा? तब मैं बोलता हूँ कि नहीं, बहुत बढ़िया लगा। तब वो कहती है कि अगर ऐसे ही मकान में रहना है, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा मकान तुम्हें मिले, ऐसा घर द्वार तुम्हारा भी हो जाए, तो मैं जो कहती हूँ वो तुम करते जाओ और मुझे धीरे से यहाँ से आज़ाद करा दो। अभी मुझे आज़ाद होने में तकरीबन 10 दिन का टाइम है, लेकिन वो 10 दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि मैं भी उससे यही बात कहूँ, क्योंकि वो देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो लग ही नहीं रही थी कि ये कोई चुड़ैल है। लेकिन उसने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था और धीरे-धीरे करके मुझे अपने बेड पर बुला लेती है और अपने साथ सुला लेती है और फिर सुबह उठती है तो कहती है कि अब तुम अपने घर को चले जाओ और ये बात किसी को बताना नहीं, और एक लिफाफा देती है। पता नहीं लिफाफा कितना गंदा था, जैसे लग रहा था कि सदियों से वो किसी मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है। उसके ऊपर का कवर बिल्कुल सड़ गया था। हाथ में लेते ही जैसे लग रहा था कि ये मिट्टी बन जाएगा, लेकिन किसी तरीके से मैं उसको हाथ में पकड़ता हूँ और लेकर चल देता हूँ। जब मैं अपने घर आता हूँ और अपने बिस्तर के सिरहाने के नीचे रख कर सो जाता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो सिरहाना हटाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे रुपए पड़े हुए हैं। इतने रुपए थे कि मैं जुबान से बयां भी नहीं कर सकता था। ये देखकर मैं हैरान रह गया और सारे पैसे इकट्ठा करके अपनी मम्मी को ले जाकर दे दिया। तब मम्मी मुझे तब मम्मी मुझे डांटते हुए बोली कि तू चोरी करता है क्या? आजकल देखता हूँ कि तू देर तक सोता है और इसलिए लगता है कि तू गांव में चोरी करने जाता है, तभी तो इतने सारे पैसे लेके आया है। तब मैं माँ से कहता हूँ कि नहीं माँ, ये पैसे चोरी के नहीं हैं। देख लो, ऐसे नोट तो आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, इतने ताजे ताजे नोट मैं कहाँ से चोरी कर लूँगा? और ये नोट देख के तुम्हें लगता नहीं है कि ये जैसे मशीन से निकल कर ताज़ा ताज़ा यहीं आया हुआ है? तब माँ मेरी कहती है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन तुझे कैसे मिला? तब मैं किसी तरीके से घुमा फिरा के एक बात बता देता हूँ कि मैं इस जगह से गुजर रहा था, तब मुझे एक बटुआ मिला और उस बटुए में ये नोट था। मैं रात को आप लोगों को जगाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं अपने सिरहाने रख के सो गया और ये नोट आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी को घुमा फिरा के अपने बातों में फंसा लेता हूँ और हमारी मम्मी मान भी जाती है। फिर अगला दिन होता है, मैं उसके साथ रात बिताने के लिए उसी के पास चला जाता हूँ। ऐसे करते करते 9 दिन का दिन बीत जाता है और मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अब आ जाता है 10वां दिन। 10वां दिन जब मैं उसके पास जाता हूँ, तब वो कहती है कि आज मेरा आखिरी टाइम है, मैं अब यहाँ से आज आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तब मैं उसकी बात सुनकर कहता हूँ कि बताओ मुझे क्या करना होगा? तब वो कहती है कि तुम्हें जिस दरवाजे से आते हो उसी दरवाजे पर ध्यान से देखोगे तो एक कील है और उस कील को तुम्हें उखाड़ना होगा। अगर तुम उखाड़ देते हो तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कील एक ही बारी में उखड़ना चाहिए, उसको हिलाना डुलाना नहीं है और तुमको उखाड़ना है।
तब मैं उस दरवाजे पर जाता हूँ और उस कील को देखने लगता हूँ, लेकिन वो कील दिखाई नहीं देता। तब मैं मुड़ के फिर उस चुड़ैल के पास आता हूँ और कहता हूँ कि वहाँ तो कोई कील नहीं है। तब वो लड़की कहती है कि वो कील ऐसे नहीं दिखाई देगा जब तक तुम अपना खून का 2-3 बूंद वहाँ नहीं गिराओगे। तब मैं ये बात सुनकर हैरान रह जाता हूँ और डरने लगता हूँ कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे 2-3 बूंद खून से मैं आज़ाद हो सकती हूँ, तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब चलो मुझे आज़ाद कराओ। फिर मैं एक वहीं से नुकीला चीज़ उठाता हूँ और उँगली पे अपने दे मारता हूँ, जिससे खून निकलना शुरू हो जाता है और 2-3 बूंद खून से ज़्यादा ही मैं वहाँ गिरा देता हूँ। और वहाँ पर एक छोटा-सा दोनों तरफ कील लगी हुई थी, जो दोनों को दोनों हाथों से एक ही बार में उखाड़ना था। लेकिन इतनी मोटी कील नहीं थी कि ना उखड़े, बिल्कुल बारीक थी और मैं उसे अपने हाथों से आसानी से पकड़ लेता हूँ और उसको एक ही झटके में उखाड़ देता हूँ। जब उखाड़ देता हूँ तब वो लड़की हँसने लगती है और कहती है कि मैं आज़ाद हो गई और मैं आज़ाद हो गई, और वो हवा में कहीं गायब हो जाती है। मैं अपने घर चला आता हूँ, लेकिन मुझे कोई चीज़ का परेशानी नहीं था। मुझे पहले तो अपने मन में डर लगा हुआ था कि मैं वहाँ खून गिराया हूँ, हो सकता है उससे मुझे कोई परेशानी बढ़ जाए, लेकिन कोई परेशानी नहीं था। लेकिन उस लड़की ने जितना कहा था उतना मेरे साथ नहीं किया था, बस थोड़े बहुत पैसे ही दिए थे, बाकी कुछ नहीं दी थी। उसने कहा था कि मैं तुझे अमीर बना दूँगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 10-15 दिन निकलने के बाद अचानक एक दिन वो मेरे सपने में आती है और कहती है कि द्विवेदी, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? मैं तो सपने में ही था, तो मैं बोला कि नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ। तब कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, और मुझे अपने साथ एक बगीचे में ले जाती है और वहाँ एक कुर्सी लगा होता है जो आम देखने को मिलता है, जो सड़कों पर लगे होते हैं वैसे बैठने को, सीमेंट का बना हो या लकड़ी का बना हो, वैसे ही एक कुर्सी पर जाकर मेरे साथ ही सटकर बैठ जाती है और कहती है कि अब बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तब मैं उससे कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो बस जैसे थी वैसे ही है, बस थोड़े बहुत तुमने पैसे मुझे दिए थे, उससे तो वो तो पैसे मेरे से खत्म ही हो गए। तुम तो मुझे लंबा-लंबा बहुत बड़ा-बड़ा सपना दिखा के गई थी, लेकिन कोई भी सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। तब वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हारा सपना अब पूरा होने का टाइम आ गया है, और वो मेरा हाथ पकड़कर एक जगह पे ले जाती है और वहाँ एक कुदाल पड़ी थी। उसको कहती है कि इस जगह पर गड्ढा खोदो। जब मैं उस जगह पर गड्ढा खोदना शुरू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कम से कम 3-4 फीट नीचे खोदने के बाद देखता हूँ कि वहाँ एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई घड़ा जैसा कुछ पड़ा हुआ है। फिर वो लड़की कहती है कि इसको निकालो। जब मैं उसको निकालता हूँ तो उसको देख के हैरान रह जाता हूँ। वो तो बहुत वज़न था, कम से कम 3-4 किलो का वज़न दिखाई दे रहा था। तब वो लड़की कहती है कि इसे अब इस कपड़े को खोलो। कपड़े को खोल खोल देता हूँ उसके कहे मुताबिक। फिर उस कपड़े को कहती है कि बिछाओ, तो मैं वही कपड़ा वहाँ बिछा देता हूँ। फिर उसपे वो जो मटका था उसको पलटता हूँ तो देखता हूँ उसमें सोने चांदी के बहुत ही जेवरात थे। कम से कम इतने जेवरात थे कि करोड़ों, अगर आज के हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों रुपये का उसमें जेवरात था उस समय। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये ले जाओ और तुम इसको इकट्ठे मत खर्च करना, धीरे-धीरे करके खर्च करना, और आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं होगा। तुमने हमें आज़ाद करा दिया था और मैंने तुम्हें धन दे दिया, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, नहीं तो किसी के निगरानी में अगर आ गए तो तुम्हारे ऊपर छापा भी पड़ सकता है और भी कुछ पड़ सकता है। इसलिए मैंने अपने गाँव का और अपने ज़िले का नाम नहीं बताया। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं। नमस्कार।